everyone, today we are going to learn about the difference between mass and weight. ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं कि मास और जो वेट होता है इनका डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली हम मास और वेट को ना कंसीडर करते हैं एक जैसे, है ना, पर इसमें ना कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्या है, अलग क्या है, ये दोनों भी फिजिक्स की क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये दोनों क्वांटिटी क्या बताती है, इसका डिफरेंस हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमारे पास यहाँ पे मास और वेट का डिफरेंस लिखने के लिए इसी तरह से आपको लिखना भी है, पेपर में भी आएगा, तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, मास जो है, इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि मास क्या होता है। ठीक है, मास जो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट एरिया, जैसे ये पेन हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर जो भी मटेरियल है उसको हम बोलते हैं मास। ठीक है, मास इज द मटेरियल। ठीक है, कौन सा, तो मटेरियल कंटेंट। ठीक है, मटेरियल प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया तो उसका मास हम कैसे निकालेंगे, तो उसके अंदर कितना मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम निकालेंगे उसका मास। ठीक है, अब वेट की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि वेट ये क्या हो सकता है। ठीक है, वेट जो है ना, एक्चुअली एक तरह का फोर्स है। कौन सा फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने देखा है कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, ये जो पुल होता है वही होता है वेट। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे द फोर्स, वेट यानी क्या, द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। ठीक है, अर्थ की तरफ किस तरह से ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है, कितने फोर्स से होता है, दैट इज कॉल्ड वेट। अब फोर्स का अगर हम फॉर्मूला लेते हैं तो वेट यानी क्या हो गया, फोर्स, और फोर्स यानी क्या होता है, तो मास, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और उसके ऊपर रहने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट यहाँ पे मास है, मटेरियल है, मटेरियल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, मटेरियल यानी मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी कितना मटेरियल, उसके बेसिस पे मास रहेगा। बट वेट जो है, ये जो मास रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास, उसके ऊपर जो प्लेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पे डिपेंड करेगा उसका वेट। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब इसमें दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी कोई भी अगर कंट्री में जाएंगे तो उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया है। ठीक है, तो मास के लिए जो यूनिट है वो होता है किलोग्राम, उसको हम केजी लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया यूनिट ऑफ द मास। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूनिट ऑफ मास। ठीक है, मास इज केजी, किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे वेट के बारे में यूनिट लिखना है। वेट का यूनिट क्या हो सकता है ना, तो वेट जो है ये एक तरह का फोर्स है ना। अभी बताया था कि यहाँ पे बताया ना, अट्रैक्टिव फोर्स, ये जो फोर्स होता है यही वेट होता है। अब वेट है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो ऐसा यूनिट, द यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ठीक है, तो इसको हम यूनिट लिख देंगे न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, इसमें दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी आती है, जिसको हम बोलते हैं स्केलर। ठीक है, और दूसरी बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी यानी क्या होता है, जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि डायरेक्शन बताना पड़ेगा, सिर्फ उसको वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर यानी हम सिर्फ उसको मेजर कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं। अगर ये पेन ले लिया हमने और अगर ये पेन को बोल दिया कि ये पेन है, इसका मास बताओ, तो मास बताने के लिए इसको डायरेक्शन नहीं देना पड़ेगा, इसका कितना मटेरियल है उतना बता दिया तो उसका मास बन जाएगा। तो इसीलिए मास इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब यही हम वेट के बारे में देखते हैं। वेट एक तरह का फोर्स है। अगर ये अर्थ है, ठीक है, और एक अलग ऑब्जेक्ट है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर, ये लाइन पे रहेगा, है ना, बराबर है, ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा, ये वाला। तो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर जो लाइन है, अलोंग दिस लाइन हमेशा फोर्स रहेगा, यानी फोर्स को डायरेक्शन है। जब इस फोर्स को डायरेक्शन भी है और कितना फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू भी है। ठीक है, तो वैल्यू भी मिल रही है और साथ में हमें डायरेक्शन भी पता है। ठीक है, तो ये दो चीजें जिसमें होती है उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि वेट इज, ठीक है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि उसको वैल्यू में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और स्केलर क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब उसके बाद में इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है क्या, वैरी होती है क्या। मास नेवर, मास, वैल्यू ऑफ मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहां पे लिखेंगे मास इज ऑलवेज या कांस्टेंट इन द यूनिवर्स, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट का यूनिवर्स में कहीं पे भी लेके जाओ तो यूनिवर्स में हमेशा मास कांस्टेंट रहेगा।
अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ पे रखा है तो छोटा है, ठीक है? अगर हम मून पे लेके जाएँगे तो बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं। ये जो मटेरियल है, ये ऐसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मास ये हमेशा कहीं पे भी जाएँगे यूनिवर्स में, तो हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा, ठीक है? पर यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं कि वेट, वेट यानी क्या है? फोर्स। अब ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करा? तो डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये प्लैनेट के ऊपर, ठीक है? अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, पर अगर हमने प्लैनेट चेंज कर दिया, अगर हम मून के ऊपर गए, तो वहां पे मून की साइज इससे कम है, इसलिए वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है? अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, इसलिए उसका वेट भी चेंज होगा, कम हो जाएगा, ठीक है? तो वेट इज नेवर कांस्टेंट, ठीक है? वेट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट चीज नहीं है, ठीक है? ये क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? बट यहाँ पे मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? अब इसमें वेट में कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो फॉर्मूला बनता है वेट का, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है प्लैनेट पे, ठीक है? जो भी प्लैनेट में ले रहे हो या स्टार्स ले रहे हो, जो भी है, तो दो ऑब्जेक्ट के बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है? अब नेक्स्ट है कि मास नेवर बी जीरो, मास नेवर बी जीरो, ये जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बना है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें मटेरियल है। सबसे छोटा सा छोटा ऑब्जेक्ट अगर हम एक एटम भी लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मटेरियल से बना है, ठीक है? अगर मटेरियल ही नहीं रहा, तो मास नहीं रहेगा, और मास नहीं रहा, इसका मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट रहने के लिए क्या चाहिए? हमें मास चाहिए, इसलिए मास नेवर, ठीक है? मास क्या होगा? नेवर, नेवर यानी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है? मास ये कभी भी जीरो नहीं होता, बट वेट कैन बी जीरो, ठीक है? वेट, वेट जो है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है? क्योंकि वेट को हम जब लिखते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? तो वेट यानी क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर अगर वैल्यू ऑफ जी अगर सर्टेन प्लेस पे गए जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो रही है, बहुत दूर चले गए, इंफिनिटी डिस्टेंस पे चले गए अर्थ से, तो वहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो वहां पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय कितना भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास रहेगा, फिर भी हमें वेट क्या मिलेगा? जीरो, क्योंकि मास इनटू एनी जीरो यानी जीरो यानी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट जीरो हो सकता है, कहां पे? तो जहां पे, कहां पे? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहां पे जीरो, ठीक है? इसलिए हम बोल सकते हैं कि वेट कैन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो बट मास कैन नॉट बी जीरो। ये हो गया हमारा डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। तो ये पेपर में पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ठीक है? डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप इसे प्रिपेयर करके देखिए, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।